students, today we are here with our next lecture of life processes. अपने पिछले वीडियोस में हम कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके थे, जहां हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का स्ट्रक्चर देख लिया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यू ऑल नो दैट ब्रीदिंग इज द फिजिकल प्रोसेस ना, इट मीन्स द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन and exhalation of carbon dioxide gas. It means the process of breathing is going to complete in the two steps. First one is called as inhalation. It is also called as inspiration. And second one is exhalation or expiration. First of all, we have to talk about the inspiration process. Clear? ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म है, इसमें हमारे पास बेसिकली टू इंपॉर्टेंट मसल्स पार्टिसिपेट करती है। फर्स्ट मसल जिसके बारे में हमने बात की थी, दैट इज डायफ्रम। डायफ्रम इज अ स्केलेटल मसल एंड इट इज फ्लेक्सिबल। हमारे इस तरह से हमारे पास पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। हियर द लंग्स आर देयर, और दोनों लंग्स के नीचे की साइड यहाँ पे डोम शेप्ड डायफ्रम प्रेजेंट है। This diaphragm plays a very important role in the process of breathing. Second, one important muscle is also there, that is called as intercostal muscles. हमें पता है हमारे जो lungs है ये चेस्ट कैविटी में रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं ना। इसके बाहर जो रिब्स का बना हुआ केज प्रेजेंट है, बोनी स्केलेटन, and that is the rib cage, and this rib cage is the protective covering of the lungs. उन रिब्स के बीच में हमारे पास जो मसल्स प्रेजेंट होती है उनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्रम दोनों ही ब्रीदिंग की प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। होता क्या है, जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, तो जिस टाइम पर हम इनहेल करेंगे उस टाइम पे क्या होगा, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसके अंदर गैस फिल हो जाएगी, एयर फिल हो जाएगी, दैट इज रिच इन ऑक्सीजन। ठीक है, सो एयर हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर, हमारी लंग्स के अंदर क्या होती है, एयर फिल हो जाती है, एल्वियोलाई तक जाती है। एल्वियोलाई जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है वहां तक हमारे पास एयर फिल हो जाती है। तो उस टाइम पर हमारी चेस्ट कैविटी में क्या चेंज होगा, द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज। Why the volume of chest cavity is increases? Because the diaphragm contracts. Diaphragm क्या होगा, contract होगा। जैसे diaphragm contract होगा तो ये नीचे की साइड डाउनवर्ड्स मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे diaphragm में क्या चेंज होंगे, diaphragm contracts and moves downwards, ठीक है, टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। ठीक है, चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए डायफ्रम जो है इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड्स। सेम टाइम पर जो इंटरकोस्टल मसल्स में क्या चेंज होगा, इंटरकोस्टल मसल्स जो है दीज मूव्स आउटवर्ड। ठीक है, ये आउटवर्ड मूव करती है। जैसे ये आउटवर्ड मूव करेगी तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और मैक्सिमम एयर जो है, जैसे ही चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर के अंदर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। Atmospheric air pressure is more than the pressure present inside the chest cavity. So the atmospheric gases diffuses into the lungs, क्योंकि high concentration से low concentration की तरफ gases का movement होगा। chest cavity में concentration क्या है, low है, और air के अंदर जो atmospheric pressure है वहां पर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो हमारे पास एयर जो है, दिस एयर विल रशेज इनटू द चेस्ट कैविटी एंड आवर चेस्ट कैविटी गेट्स फिल्ड विद द एयर। जैसे ही हमारे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम हमने इनहेल किया,
चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो एयर कंसंट्रेशन था वो ज्यादा था और हमारी चेस्ट कैविटी में कम था, तो हमारी चेस्ट कैविटी एयर से फिल हो चुकी है। ठीक है, तो इनहेलेशन के टाइम पर डायफ्राम में क्या हुआ है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डाउनवर्ड्स मूव हुआ है। और जो सेकंड चेंज आपको देखने को मिलेगा इन इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स मूव्स आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये आउटवर्ड मूव करेगी और चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी। इस तरह से इनहेलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। इनहेलेशन के नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है हमारे पास, एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन के टाइम पर क्या होगा, सेकंड प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने वाली है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपायरेशन। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट ऑपोजिट इवेंट्स होंगे इंस्पायरेशन के। डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इट विल रिलैक्सेस। ठीक है, तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स होगा। डायफ्राम रिलैक्सेस, जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स होगा ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो डायफ्राम रिलैक्स होगा और अपवर्ड मूव करेगा, रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड। ठीक है, इसने अपवर्ड मूवमेंट शो किया, अपने ओरिजिनल शेप में ही आ जाएगा जो शेप इसका पहले था। और इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो इनवर्ड मूव करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स में क्या मूवमेंट होगा, इनवर्ड मूवमेंट होगा। और इससे क्या होगा, हमारी चेस्ट कैविटी से जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन चेस्ट कैविटी में ज्यादा है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी आउटसाइड ऑफ द एनवायरमेंट, जहां पे चेस्ट कैविटी का कंसंट्रेशन क्या है, कम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो गैसेस जो है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होती है। ठीक है, तो ब्रीदिंग मोमेंट, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है इट इज अ फिजिकल प्रोसेस ओनली। ठीक है, इसमें चेस्ट कैविटी में और डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स जो है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आपने यहाँ पर देखे। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द टिश्यूज। ठीक है, अब हमारे पास जो गैसेस आ गई है, जो एल्वियोलाई में फिल हो गई है ऑक्सीजन, ये हमारे टिश्यूज तक कैसे पहुंचेगी। तो हमें क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखना है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको पता है कहां पे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज एल्वियोलाई। ठीक है, तो यहां पे हम देखने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एल्वियोलाई आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर। ना आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ वन एल्वियोलाई। दिस इज द एल्वियोलाई। ठीक है, ये मेरे पास एक सिंगल एल्वियोलाई है। सारी सेल एल्वियोलाइज जो है वो ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड है। ठीक है, इसकी जो मेम्ब्रेन है बहुत थिन मेम्ब्रेन है, सिंगल लेयर्ड इपिथेलियम की बनी हुई इसकी मेम्ब्रेन होती है, तो बहुत ही थिन मेम्ब्रेन है। इस थिन मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट क्या है, सो दैट द गैसेस कैन डिफ्यूज इजीली। यहाँ पर एक हमारे पास एकदम सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इसके बाहर की साइड प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरी। दिस इज द ब्लड कैपिलरी। द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी इज ऑल्सो वेरी थिन। इट इज द ब्लड कैपिलरी इज एज थिन एज द स्ट्रैंड ऑफ हेयर। तो यहाँ पर भी हमारे सिर के बाल जितनी पतली कैपिलरी होती है और इसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, तो यहाँ पर भी एकदम पतली सी लेयर, सिंगल इपिथेलियम की वॉल जो है ये ब्लड कैपिलरी की होती है। इस तरीके से हमारे पास ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क सारी एल्वियोलाई के बाहर प्रेजेंट है। जो ब्लड इस ब्लड कैपिलरी में फ्लो कर रहा है, दिस ब्लड इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट मीन्स दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना, इसीलिए इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें क्या करना है, ऑक्सीजनेट करना है। ऑक्सीजनेट कहाँ पे होगा ये ब्लड, लंग्स में, क्योंकि एयर कहाँ पे आती है, लंग्स में। तो यहाँ पर हमारे पास आई है एयर रिच इन ऑक्सीजन। इट मीन्स एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, और हमें पता है गैसेस का मूवमेंट कहाँ होगा, फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वॉल एकदम थिन है, सो द गैसेस कैन इजीली डिफ्यूज। यहां पर क्या होगा,
ऑक्सीजन इस एल्वियोलाई से डिफ्यूज होकर आती है ब्लड कैपिलरी में, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ब्लड कैपिलरी में ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड यहां से डिफ्यूज होकर चली जाएगी एल्वियोलाई के अंदर। अब ऑक्सीजन के अंदर क्या हो गया, ब्लड के अंदर क्या हो गया है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ज्यादा, और एल्वियोलाई में हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन ज्यादा। जैसे ही एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, एक्सहेलेशन की प्रोसेस होगी, जो कि हमने अभी पिछले स्क्रीन पे देखी थी। तो एक्सहेलेशन की प्रोसेस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ गया है, दिस ऑक्सीजन गेट्स बाइंड विद द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड। ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है एंड इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद हमारा ब्लड क्या हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड। नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द हार्ट, और हार्ट से फिर हमारी बॉडी के टिश्यूज के अंदर क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइम पर आपको पता है हमारी सेल्स में या हमारी ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई, क्योंकि हमारी सेल्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर रही है। हमने पिछले प्रोसेसेस देखी है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। सेल्यूलर रेस्पिरेशन वहां पर हो रहा है। जैसे ही ये ऑक्सीजन सेल के पास गई है, ठीक है, ब्लड कैपिलरी से डिफ्यूज होकर टिश्यूज के पास और सारी सेल्स के पास ये ऑक्सीजन गई है। इस ऑक्सीजन ने क्या किया है, वहां पे प्रेजेंट जो ग्लूकोज था आपके पास, इस ग्लूकोज को इस ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, डिकम्पोज किया है, और क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर फॉर्म हुई है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड अगेन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, क्योंकि ब्लड से होकर ये वापस किसके पास आने वाली है, लंग्स के पास। ठीक है, तो यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में डिफ्यूज हो गई है, वापस से ब्लड के अंदर, और ब्लड में जाकर ये भी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है एंड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हार्ट के पास जाएगा, हार्ट उसको क्या करेगा, लंग्स के पास भेजेगा, क्योंकि लंग्स में ही ऑक्सीजनेशन होने वाला है। ऑक्सीजन कहां पे आने वाली है, लंग्स के पास ही आने वाली है। सो ब्लड को कहां जाना पड़ेगा, लंग्स के पास। तो यहां से हार्ट से ब्लड पंप होता है लंग्स के अंदर, जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। हम अपने आगे वाले टॉपिक में इसको डिटेल पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद में सेम प्रोसेस फिर से होगी, यहां से ऑक्सीजन फिर से क्या होगी, ब्लड के अंदर डिफ्यूज होगी। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज हमारे सेल्स और टिश्यूज के अंदर कंटिन्यूअसली चलता रहता है। यहां पर जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, दिस ब्रेकडाउन जब ये कंप्लीट होगा, देन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी it is called as adenosine triphosphate. This is called as energy currency of the cell. ठीक है, इस एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इस एटीपी के फॉर्म में हमारी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के पास, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो एटीपी हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, स्टोर रहती है। जब हमें इस एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, देन दिस एटीपी विल ब्रेक डाउन इनटू एडीपी एंड अ फॉस्फेट ग्रुप इज रिलीज्ड। ठीक है, जब ये प्रोसेस होगी तो इस टाइम पर क्या रिलीज होगी, एनर्जी। इस एनर्जी का यूज हमारी सेल्स कर लेती है अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और जो ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे फ्री हुआ है, दिस फॉस्फेट ग्रुप अगेन रिएक्ट विद एडीपी एंड फॉर्म एटीपी। ठीक है, तो हमारी सेल्स के अंदर एटीपी का कोई बहुत बड़ा भंडार या बहुत बड़ा स्टोर हाउस वहां पे नहीं है। हमारी सेल्स के अंदर एटीपी से एडीपी और एडीपी से एटीपी कंटिन्यूअसली फॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, एडीपी मींस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। व्हेन इट रिएक्ट्स विद द फॉस्फेट ग्रुप, देन इट फॉर्म्स एटीपी। ये एटीपी जब फिर से ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा और एटीपी फॉर्म करेगा, फिर से ये एटीपी उस फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा, एटीपी। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमारा जो रेस्पिरेशन का टॉपिक था,
रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स है ना, काफी टाइम्स में हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, सब में हमने इस रेस्पिरेशन को देखा है। तो यहाँ पर हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। In our next video, we will discuss about the another important system of our body that is called as circulatory system. तो उसको देखना मत भूलिएगा, बहुत important है आपके लिए, बहुत ज्यादा important questions उस टॉपिक से आते हैं, सो आप उसको जरूर देखिए। Thank you very much.